हम लोगों ने पिछली बार जो है पढ़ा था डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, पढ़ा था। यस मैम। समझ में आया? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का तुम लोगों का क्लियर हुआ कि क्या है? हेलो। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का ही जो उल्टा है वो रिमीडियल टीचिंग है। ठीक है, उसको जो हम लोग हिंदी में रिमीडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में पढ़ा था, वो क्या था आपका? निदानात्मक परीक्षण, है ना। जैसे कि हम लोग जैसे कभी बीमार हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर जो है आपकी बीमारी पता लगाने के लिए वो जितने भी कारण है उसको तलाशता है। ठीक है, आपको कहते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, बीपी जांच करवाइए। ठीक है, ये सारी चेकिंग करने के बाद फिर डॉक्टर ये पता लगाता है कि आपको बीमारी क्या है या आप अस्वस्थ क्यों हैं। इस आधार पर फिर वो बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए आपको एक औषधि या दवाई देता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो औषधि जो है एक तरह से उपचार के लिए दी जाती है। तो ये एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण जो है औषधि का काम करता है। तो ये आपका जो उपचारात्मक, जैसे कि नाम ही बता रहा है उपचारात्मक शिक्षण, जैसे हम लोग प्राचीन काल से ही ये उपचारात्मक शिक्षण दी जाती थी। इसमें क्या, जो आपके योग्य टीचर रहते थे वो अपने छात्रों को उनके लर्निंग से संबंधित जितने भी कमियां थी, दोष थे, उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करते थे। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र में हम अगर उपचारात्मक शब्द को औषधि के रूप से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो है चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों के उपचार उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए करता है, उसी प्रकार शिक्षक अधिगम संबंधी दोषों को दूर करते हुए छात्रों को ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर ले जाने का काम करता है। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका रिमीडियल टीचिंग है या आपका उपचारात्मक शिक्षण है, उसमें जो शिक्षक होता है वो छात्रों की जो भी गलतियां हैं, चाहे किसी विषय से रिलेटेड हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसके बारे में पहले वो जानकारी प्राप्त करता है, फिर उस समस्या का वो समाधान बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण द्वारा जितने भी छात्र हैं उनकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो काम किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो उपचार कैसे दी जाएगी या उसकी क्या क्या दर होगा, जैसे कि हम लोग देखो इसमें बताया गया है कि जो रिमीडियल मतलब रेक्टिफाई करना, यानी कि सुधारना। rectify or improve something the student who struggles in a particular subject and based on its remedial measure। यानी कि जो आपका वो remedial शब्द है वो rectify यानी कि किसी भी चीज को सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जैसे कि जो remedial teaching है वो it is effective teaching in which learner and his or her need occupy the focal point। ये जो उपचारात्मक शिक्षण है उसमें जो सीखने वाला है यानी विद्यार्थी है उसकी क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, उस नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण में जरूरी नहीं है कि जो कमजोर छात्र है उसको ही उपचार की जरूरत हो। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है, कई छात्र ऐसे होते हैं कक्षा में बहुत ही विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो भी स्लो लर्नर होते हैं कभी कभी। तो उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से
उनको पढ़ाया जाता है। तो उपचारात्मक कार्य में जो शिक्षक है वो क्या करते हैं, कोई भी पिछड़ा बालक हो, ठीक है, मान लो किसी को कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे उस विषय को वो समझाए, उसके लिए एक पूरी आप तैयारी करते हैं, ताकि वो ऐसे बालक जो है आगे चल के जो भी विषय में वो कमजोर है वो उसको सीख सके। तो जब भी हम रिमीडियल टीचिंग की बात करते हैं, तो रिमीडियल टीचिंग के दौरान जो है हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो बालक हैं उनकी संख्या एक कक्षा में 20 या 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शिक्षक कमजोर छात्रों को पूरा पहचान लेता है और उन कमजोर छात्रों के लिए रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था करता है। तो इसमें क्या करता है, जो शिक्षक होता है वो जो कमजोर छात्र है उसको बोलते हैं कि आप आगे बैठिए, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो कमजोर छात्र हैं वो बैक बेंचर्स होते हैं, उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो उनको शिक्षक को चाहिए कि जो इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कमजोर छात्रों को शिक्षकों को कक्षा में सबसे आगे बैठने के लिए कहना चाहिए। फिर कक्षा में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उसको एग्जाम्पल सहित देना चाहिए, ठीक है, दृष्टांतों के द्वारा उसका व्याख्यान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ आप सिखाएंगे या उदाहरण देंगे, आप डेली लाइफ के उदाहरण दे सकते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और वो जल्दी सीख जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके मैथ्स हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैथ्स में आपका डेसिमल हो गया, परसेंटेज हो गया, और कोई स्क्वायर रूट हो गया, समीकरण हो गया, तो उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ाना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो छात्र है उसको कक्षा में सोचने और हल करने के उसको पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कक्षा में ऐसे कई छात्र होते हैं जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं, उनको उस विषय को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। तो ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, मॉडल का यूज कर सकता है, चार्ट बना सकता है, और भी ऑडियो विजुअल्स एड भी जो यूज कर सकता है। इसके अलावा जो अगर टीचर ब्लैक बोर्ड में अगर कोई लेखन लिखने का काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे, व्यवस्थित लिखे, ठीक है। इसके अलावा जब शिक्षक पूरी पढ़ाई, पूरा टॉपिक कवर कर देता है, पढ़ा लेता है, तो स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के लिए अभ्यास प्रश्न भी देने चाहिए, और ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसका उत्तर छात्र जो है स्वयं सोच सकें, ठीक है। और मतलब बच्चों ने अगर होमवर्क किया है तो उसको आप चेक करिए, बच्चे अगर कक्षा में कोई काम कर रहे हैं तो वो काम में क्या क्या सुधार करना है आप उनको बताइए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी विद्यार्थियों को अगर पर्टिकुलर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, व्यक्तिगत कोई समस्या आती है, तो शिक्षक जो है उसको परामर्श भी दे सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी संकोच वश जो है अपनी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो शेयर किसी से नहीं करते हैं, तो उनको जो है शिक्षक परामर्श देके उनमें जो भी त्रुटियां हैं या सुधार उसमें करना है वो उसके बारे में बता सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि जो इफेक्टिव टीचिंग है, जिसमें कि लर्नर जो सीखता है उसको हम लोग बहुत ढेर सारे उपायों से उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्टर यूनिट या लेसन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें यूनिट को बहुत ही छोटा छोटा करके, या जो आपका लेसन है उसको बहुत ही छोटे छोटे करके टुकड़ों में हमें पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमें छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने सेंस ऑर्गन का अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे देखें, सुनने का प्रयास करें, है ना, ये सारा कुछ जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा उन लोगों को बहुत ही रीइंफोर्समेंट, है ना, पुनर्बलन देने की आवश्यकता पड़ती है,
तो बीच बीच में उन लोगों को जब भी आप प्रश्न पूछिए तो उनको प्रोत्साहित करिए उनको उत्तर देने के लिए और उनको शाबाशी दीजिए। ठीक है, जब शाबाशी मिलेगी तो जो कमजोर छात्र होगा वो भी आगे बढ़कर आएगा, वो जवाब देने की कोशिश करेगा। इसके बाद मोर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी कि आप अगर अधिक से अधिक जो है ऑडियो विजुअल एड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो है आपकी टीचिंग लर्निंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यानी ऐसे बहुत से विषय हैं जो कि बहुत ही कठिन होते हैं, जो विद्यार्थियों को समझ नहीं आते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं, तो उसको बिल्कुल सिंपल बनाइए। ठीक है, फिर कमजोर छात्रों को आप गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन उनको दीजिए, उनको सुपरवाइज करिए, अगर उनको सुपरविजन की, निर्देशन की अगर कोई आवश्यकता है तो उनको आप निर्देशित कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज अटेंशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपका ये जो एज अ शिक्षक आपका ये भी उत्तरदायित्व होगा कि हर विद्यार्थियों पे आपको व्यक्तिगत उन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेटर इंटरैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे कमजोर छात्रों से आप इंटरैक्शन भी करते रहिए। इसके अलावा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर फियर फ्री टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ऐसा हम लोगों को सौहार्द वातावरण बनाना पड़ेगा जिससे कि जो विद्यार्थी जो है बिना डरे पढ़ सके। ठीक है, जो हम लोगों का रिमीडियल टीचिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं इसमें, जैसे कि आप जैसे इंडिविजुअल कंसिडरेशन ऑफ बैकवर्ड पीपल विद रिकॉग्निशन ऑफ हिज ओवरऑल कैरेक्टर। ठीक है, तो वो आप जो है जो भी छात्र है ऐसे छात्रों को कक्षा में आप उनको पता लगाएंगे जिनको सीखने में समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर उन छात्रों पे आप व्यक्तिगत उन पर आप अटेंशन पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद डायग्नोसिस थ्रू प्री टेस्ट, यानी जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उस अचीवमेंट टेस्ट को आप देखते हुए फिर डायग्नोज करेंगे कि उनको कौन से विषय में समस्या आ रही है, उनको हिंदी में, इंग्लिश में, गणित में, विज्ञान में, ऐसे कौन से विषय है कि जिसमें छात्र कम अंक लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से आप ऐसे छात्रों का पता लगाएंगे। फिर जिस विषय में जो छात्र कमजोर है उन छात्रों का एक ग्रुप आप डिसाइड कर देंगे, जैसे 20-25 बच्चे अगर मैथ्स में है तो उनका एक अलग ग्रुप बना लो, साइंस वालों का अलग ग्रुप बना लो, एसएसटी वालों का अलग ग्रुप बना लो। फिर इन ग्रुप में जो है उन कमजोर छात्रों को फिर आप रिमीडियल क्लासेस के माध्यम से उनके जो भी कमियां हैं, उनको उनकी त्रुटियां हैं, उसके लिए आप उनका उपचार करिए। ठीक है, फिर यूजिंग सुटेबल स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स फॉर बेटर एंड अर्ली रिजल्ट, यानी कि आप ऐसी तकनीक का सहायता आप ले सकते हैं जैसे कि आप उनको और अच्छे से पढ़ा सकें, जो आपके इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर डिसिपिएशन ऑफ इमोशनल बैरियर, यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि सांवेगिक रूप से जो है बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो उनके इमोशंस को कैसे हम लोग कम करें। उनको जो है कुछ होते हैं छात्र जो बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, वो आगे खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को हमको पता लगाना और उनकी समस्याओं को हम लोग दूर करें। फिर रिमीडियल कंटेंट शुड बी प्लान फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम जब रिमीडियल टीचिंग हम लोग दे रहे हैं तो जो भी आप कंटेंट बनाएं, विषय वस्तु जो आप तैयार करें, उसको पहले से ही आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि आगे जब भी आप छात्रों को पढ़ाएं तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसके बाद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद पेरेंट्स, तो इसमें क्या है, ऐसे कमजोर छात्रों के पेरेंट्स के साथ जो है आपको कोऑपरेट करके और उनके साथ समन्वय बना के आपको चलना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है रिमीडियल मटेरियल्स तैयार करिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है बच्चों को
ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड करिए या ऐसे पढ़ाइए कि वो सीखने के लिए प्रेरित हो सके और उनमें इंटरेस्ट जागरूक हो सके। फिर इट शुड बी डिजाइन टू फोकस ऑन स्टूडेंट्स फोकल एरिया ऑफ डिफिकल्टीज, यानी जिस क्षेत्र में उसको समस्या आ रही है उसी क्षेत्र में आपको मटेरियल, रिमीडियल मटेरियल बनाना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप सामग्री बना रहे हैं, मटेरियल जो तैयार कर रहे हैं, वो इफेक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ छात्रों को डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, जैसे कि यदि सामान्य कठिनाई विषय से संबंधित है तो उसके लिए शिक्षण अधिगम हेतु अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि कोई ऐसा छात्र है जो कि उसको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, और टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए आप ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे विद्यार्थी अच्छी तरह से सीख सकें। इसमें जो है आप कक्षाओं में उदाहरण देते वक्त जो है उनको उनसे जुड़े हुए अगर उदाहरण बताएंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे उनको समय पे आप होमवर्क दीजिए, फिर आप उनको बोलिए कि आप खुद अपने सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो बच्चा तब भी नहीं उसमें कोई सुधार आ रहा है तो आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे रिमेडियल टीचिंग है उसमें आखिर होता क्या है, जैसे कि ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि जो इंडिविजुअल रिमेडियल टीचिंग है उसमें पहले हम लोग उन छात्रों को ढूंढेंगे कि जो किसी विषय वस्तु में कमजोर है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी विषय अगर उसमें कमजोर है तो पहले उन छात्रों का हम लोग पता लगाएंगे। फिर इसके बाद उनकी जरूरतों को हम लोग देखेंगे, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को देखेंगे, उनकी लर्निंग स्टाइल्स को देखेंगे, उनके इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग अपना एक निश्चित उद्देश्य तय करेंगे कि वो छात्र जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में, जिस प्रकरण में वो कमजोर है उसके लिए हमारे क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कैसा हमारा करिकुलम होना चाहिए, हमें कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स यूज करने चाहिए, हमको कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक यूज करना चाहिए, कौन कौन सा हम लोगों को टीचिंग एड हमें यूज करना चाहिए। फिर ये सब स्किल्स को हम लोग तैयार करने के बाद फिर हम लोग उस ग्रुप को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप में हो, उनको हम लोग पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद उनका इवैल्यूएशन करेंगे, चाहे टेस्ट के माध्यम से हो चाहे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो। अगर इवैल्यूएशन में अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि बच्चा अभी भी नहीं सीख पा रहा है, तो फिर से ऐसे छात्रों को हम लोग इंगित करेंगे और फिर यही प्रक्रिया हम लोग दोबारा दोहराएंगे। और जिन्होंने अगर अपने में सुधार कर लिया है तो उनको क्या करेंगे, फिर एडवांस लर्निंग और लर्निंग न्यू टॉपिक्स, फिर उनको हम नए प्रकरण की तरफ लेकर आएंगे, फिर हमें उनको नए प्रकरण को समझाएंगे। फिर नए प्रकरण को तैयार करते हुए सेम नीचे के ये सारे पॉइंट्स आएंगे, उस प्रकरण का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए मटेरियल्स क्या होना चाहिए, कौन सी हमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी, कौन सा हमें टीचिंग एड अपनाना होगा। ठीक है, और उसको फिर कैसे हम लोगों को पढ़ाना होगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। जिन्होंने सीख लिया है उनको नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जिन्होंने नहीं सीखा है अभी भी उनको फिर से जो है वो टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, शैक्षिक निदान का संबंध विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं के जांच से ही नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं, कमजोरियों एवं कठिनाइयों के उपचार से भी है। तो इसमें जो है जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो कमजोर बालक होते हैं, उनकी कठिनाइयों को हम लोग दूर करने के लिए रिमीडियल टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो
ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो अध्यापक का कार्य है वो चिकित्सक के कार्य से अधिक जटिल होता है, क्योंकि किसी रोगी के रोग का कारण जो है जीवाणु हो सकता है, लेकिन शिक्षा संबंधी कारण इतने जटिल होते हैं कि उनका हम लोग विश्लेषण बहुत ही कठिनाई से कर सकते हैं। जैसे कि कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करेंगे, कौन से टूल्स का हम लोग सहारा लेंगे, ठीक है, ये सारा हम लोगों को शिक्षकों को करना होता है। तो शिक्षण करते समय जो शिक्षक है उसका कर्तव्य क्या होता है कि जब भी आप किसी चैप्टर को समाप्त करें तो छात्रों का निदान जरूर किया जाना चाहिए, ताकि हम तुरंत शीघ्र अधिशीघ्र जो है उसकी कमजोरी का हम लोग पता लगा सके और उसका हम लोग उपचार कर सकें। तो बालक की कमजोरी का इस प्रकार निदान कर चुकने के बाद फिर पुनः जो है हम लोग इस प्रकार की उपचारिक विधियों की सहायता से हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं और बालकों की कमजोरी को हम लोग दूर कर सकते हैं। समझ में आया? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो निदानात्मक शिक्षण है वो एक तरह से बालकों की जितनी भी गलतियां हैं या त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कमजोर छात्रों को, जैसे हम लोग रिमेडियल क्लासेस की बात करते हैं, तो ऐसे छात्रों को हम लोग खोजते हैं कि जिसमें किसी एक पर्टिकुलर विषय में अगर वो कमजोर हो तो उसका हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। फिर उस ग्रुप में उनके आवश्यकता के अनुसार हम लोग टॉपिक का चयन करके फिर उस ग्रुप को हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें जो टीचर होता है वो ऑडियो विजुअल एड या इनोवेटिव आपका जो टीचिंग मेथड है उसको प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को समझाता है। ठीक है, और वो जब तक इसकी रिमेडियल क्लासेस चलती रहती है जब तक कि वो विद्यार्थी जो है उस विषय में सीख नहीं लेता है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ पूछना है तो बताओ।